नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने देर रात बुलडोजर चलाया। कई बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष लग्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात की। बैठक में भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही वित्त, निवेश, डिजिटल, एआई, स्पेस और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों को और गहरा करने पर भी सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में सिंग, डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द टीचिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद पुस्तक का विमोचन करेंगे। सिंग, डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द टीचिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद पुस्तक प्रभुपाद से संबंधित ज्ञान पर केंद्रित है, जिसमें प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक प्रबंधन के साथ मिश्रित किया गया है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन आज कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही विधायक अनिल कुमार शर्मा अटल कैंटीन पर धन्यवाद देंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में सदन में विस्तार से बताएंगे। मंत्री आशीष सूद वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर वक्तव्य देंगे। भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में नए मतदाताओं की संख्या 1,33,68,790 है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का काम जारी है। भाजपा नेता ने ममता सरकार पर गलत तरीके से दस्तावेज जारी करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत मतदाता सूची में चाय बागान और सिनकोना बागान के रोजगार अभिलेखों को पहचान और निवास के वैध प्रमाण के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी श्रीलंका के रक्षा सेवा कमान एवं स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करेंगे। श्रीलंका के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी श्रीलंकाई सेना के कमांडर, रक्षा उपमंत्री सहित वरिष्ठ सैन्य एवं नागरिक नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। श्रीलंका से पहले सेना प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे। यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा हुई। जनरल द्विवेदी की यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8 से 9 जनवरी तक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ब्रसल्स जाने वाले हैं। यह यात्रा नई दिल्ली और ब्रसल्स के बीच बढ़ते राजनयिक और तकनीकी संबंधों को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविच के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। सेंटर फॉर एरोस्पेस, पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज और इंडियन मिलिट्री रिव्यू आज संयुक्त रूप से सेमिनार और प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे। नई दिल्ली में होने वाला यह कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र में उन्नत पावर तकनीक पर केंद्रित है। सेमिनार के दौरान रक्षा संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। एयर मार्शल संजीव कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा धेमाजी विधानसभा क्षेत्र के सेल्फ हेल्प ग्रुप के 32,000 से ज्यादा महिलाओं को सीड कैपिटल बांटेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम का दौरा करेंगे और हरियाणा विजन 2047 के संबंध में बैठकें करेंगे। पंजाब में बीजेपी जी राम जी कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से फाजिलका जिले से करने जा रही है। राय पिथौड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन पवित्र पिपरवाहा अवशेष के लिए क्यूरेटेड मीडिया टूर आयोजित किया जाएगा। रोड और हाईवे सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, जिसमें राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल होंगे।
चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के IIIDEM में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप एक्सलरेटर पहल विवेक्स ने मीडिया, मनोरंजन, प्रसारण और संचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार, इंक्यूबेशन और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। IIT दिल्ली और FITT विवेक्स के कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विस्तार में सहयोग करेगा। विवेक्स कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और उन्हें मजबूत बनाकर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 से 2027 से 30 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दुनिया भर के मंत्री, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी प्रदाता जुटेंगे। असम सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को एक और फिर भव्य मंच देने जा रही है। बिहू और झुमोयर बिनंदनी के बाद अब बोडो समुदाय के पारंपरिक लोक नृत्य बागोरुम्बा को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले लोकप्रिय धरोहर स्थलों और संग्रहालयों में घूमने आने वाले पर्यटक अब विभिन्न डिजिटल मंचों के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने देश के लाखों परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराकर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखकर कहा कि वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति और निर्माण की रफ्तार में और तेजी आई है, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल भराव और ब्लैक स्पॉट की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में NH 919 भिवाड़ी धारूहेड़ा बयावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भरतपुर और दिल्ली जयपुर किशनगढ़ हाईवे के ब्लैक स्पॉट और खाटूश्याम रिंग रोड पर जलभराव की समस्या पर चर्चा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत PIB ने हैदराबाद स्थित ICAR में VBG रामजी बिल पर वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका मकसद पत्रकारों को प्रस्तावित कानून की जानकारी देना और इससे जुड़े गलत फहमियों को दूर करना था। दिल्ली में इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 का भव्य आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस आयोजन में फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 के अवसर पर कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय खाद्य उद्योग को एक सशक्त वैश्विक मंच प्रदान करना है। इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आयोजन भारतीय खाद्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है, जहां आधुनिक तकनीकों, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नए अवसर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन पहल ने देश की बड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई गति दी है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 5 जनवरी को हो गई है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के 35 कैंसर केयर विशेषज्ञों को आधुनिक कैंसर प्रबंधन और उपचार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया का प्रतिनिधित्व करने वाली 55 दुर्लभ और मूल्यवान साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड, कड़ाके की ठंड में जवान कड़ी मेहनत से रिहर्सल कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में इस समय जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
और मध्य प्रदेश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी धुंध के कारण 9 जनवरी तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश पर जनपद के सभी प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान सुरक्षा बल कैमरों की मदद से भीड़ पर नजर रख रहे हैं। माघ मेला 15 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। प्रयागराज अपर आयुक्त अजय पाल ने कहा कि मेले के हर कोने पर यहां से नजर रखी जा रही है। घाटों की व्यवस्था को भी देखा जा रहा है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की प्रतिभाओं को नौकरी देने में 33% का इजाफा हुआ है। वैष्णव ने कहा कि सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि AI ढांचे के सभी 5 स्तरों में विकास हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर मार्वेल टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकारियों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मार्वेल टेक्नोलॉजी भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है और 2 NM की अत्याधुनिक चिप्स डिजाइन कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और नितिन गडकरी ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार की सवारी की। जोशी ने यह गाड़ी चलाकर सरकार को की ग्रीन मोबिलिटी प्रतिबद्धता का संदेश दिया। टोयोटा मिराई दूसरी पीढ़ी की हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ी है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन से बिजली बनाती है और इसका एकमात्र बायो प्रोडक्ट पानी की भाप है। करीब 650 किलोमीटर रेंज और 5 मिनट से कम रीफ्यूलिंग समय के साथ ये दुनिया के उन्नत जीरो एमिशन सॉल्यूशंस में शामिल है। नीति आयोग की नई ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ऑटो कंपोनेंट, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भारत के लिए निर्यात के व्यापक अवसर मौजूद हैं। रिपोर्ट का केंद्रित विषय मोटर वाहन निर्यात है, जिसमें भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित किया गया है। साथ ही गुणवत्ता मानकों, प्रमाणन प्रणाली, नई तकनीक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं। ईडी ने एक रियल एस्टेट और निर्माण कंपनी की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में एक होटल और एक विला शामिल हैं, जिनकी कीमत 51.57 करोड़ रुपए है। ईडी ने कहा कि परियोजनाएं अधूरी नहीं, आवंटन मनमाने ढंग से रद्द किए गए और घर खरीदारों को लंबे समय तक अनिश्चितता और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि परियोजना विकास के लिए आवंटित धनराशि को दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय रेल ने मंगलवार को कहा कि किफायती किराए की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए जनरल और नॉन AC कोचों का रिकॉर्ड उत्पादन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किराए को आम आदमी की पहुंच में रखते हुए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना है। रेल मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे द्वारा 4,838 नए
LHP जनरल और नॉन AC कोचों के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जबकि 2026-27 के लिए 4,802 LHP कोचों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के कार्यक्रम में दुनिया भर के मंत्री, बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह आयोजन साल 2026 की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बैठक होगी, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक डॉलर में कमजोरी, अमेरिका, यूरोप में ब्याज दर कटौती की उम्मीद से चांदी की कीमत 9,562 बढ़कर 2,56,450 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण गोल्ड की कीमतों में भी उछाल दर्ज हुआ है। स्पॉट गोल्ड का दाम 1.5% बढ़कर 4,395.35 डॉलर प्रति आउंस पर रहा, जो एक हफ्ते से ज्यादा के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के AI टूल ग्रॉक के जरिए आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट तैयार और साझा किए जाने के मामले पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने कंपनी से इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आज जमा करने को कहा है। इससे पहले IT मंत्रालय ने एक्स को चेतावनी दी थी कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाए जो कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने प्लेटफॉर्म से सुरक्षित और जिम्मेदार कंटेंट मॉडरेशन सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर संकट और गहराता जा रहा है। दिसंबर में देश के निर्यात में 20.4% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। लगातार 5वां महीना है जब पाकिस्तान के विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले सामान में कमी आई है। पिछले साल ग्रामीण बाजारों में वाहन बिक्री तेज रही और 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री वृद्धि में ग्रामीण क्षेत्र शहरी इलाकों में आगे निकल गए। फाड़क के अनुसार शहरी बाजारों में बिक्री 8% बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 12% वृद्धि के साथ 44.7 लाख वाहनों की बिक्री हुई। एजुकेशन के नाम पर लाइव मार्केट भाव दिखाकर टिप्स देने वालों पर सेबी हुआ सख्त। एक नए प्रस्ताव के मुताबिक शिक्षा या अवेयरनेस के लिए कम से कम 30 दिन पुराने प्राइस डेटा का ही इस्तेमाल होगा। वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप और उनके सलाहकार ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि लगभग 57,000 की आबादी वाला ग्रीनलैंड ने अमेरिका का हिस्सा बनने से खारिज कर दिया है। आर्कटिक में स्थित डेनमार्क के इस ऑटोनोमस क्षेत्र ने पहले भी साफ किया है कि यह द्वीप बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रशासन ने कहा है कि ट्रंप के आर्कटिक द्वीप पर ताज़ा दावे के बाद उसने डेनमार्क के साथ मिलकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बैठक के लिए कहा है। इस पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड से संबंधित मुद्दों का निर्णय केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड द्वारा ही किया जाना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन के लिए तय की गई सुरक्षा गारंटियां भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों पर हस्ताक्षर यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। यूक्रेन के सहयोगी देशों के गठबंधन कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि ये सुरक्षा गारंटियां यह सुनिश्चित करती हैं कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार शाम एक आधिकारिक बयान जारी किया और बताया कि कई महीनों के अंतराल के बाद इजरायल और सीरिया के बीच कूटनीतिक संवाद फिर से शुरू हो गया है। ये बातचीत अमेरिका के समर्थन की वजह से हुई है। बातचीत के दौरान इजरायल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और अपनी सीमाओं के आसपास किसी भी तरह के खतरे को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। यूरोप के एक बड़े हिस्से में इस समय भीषण ठंड और बर्फीली तूफान से भारी हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार को आई बर्फीली लहर की वजह से पूरा जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। नीदरलैंड में बर्फबारी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब हैं कि 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। लोग पिछले 5 दिनों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। जर्मनी में पारा -10 डिग्री तक चला गया है। ब्रिटेन में इस साल की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में बर्फ से लदे पेड़ के गिरने से एक महिला की मौत हो गई। आने वाले दिनों में और भी बड़े तूफान की चेतावनी जारी की गई है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने पेरिस घोषणा पत्र पर सहमति जताते हुए यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के ढांचे को अंतिम रूप दिया है। कीव और उसके सहयोगी देशों ने पहली बार 35 देशों यूक्रेन और अमेरिका के बीच व्यावहारिक सहयोग को आधिकारिक मान्यता दी है।
घोषणा पत्र में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख घटक तय किए गए हैं, जिसके तहत अमेरिका की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। यूक्रेन की 8 लाख सैनिकों वाली सेना की आवश्यक प्रशिक्षण, क्षमताएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे भविष्य में किसी भी नए आक्रमण को रोका जा सके। अमेरिकी सेना द्वारा सप्ताहांत में वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल प्रतिबंधित तेल सौंपेगा। मलेशिया ओपन में पीवी सिंधु ने जीत के साथ शुरुआत की। आज राउंड ऑफ 64 के मैच में पीवी सिंधु ने संग शो युन को 21-13, 22-20 से मात दी। भारत के आयुष शेट्टी ने मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। पहले दौर के मुकाबले में आयुष ने बड़ा उलटफेर करते हुए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया की ली जी जिया को हरा दिया। मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की। लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में सिंगापुर के जिया हिंग जेसन ते को हराया। भारत की अनाहत सिंह को प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश के लिए महिला एकल के अंडर 19 वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 17 वर्षीय अनाहत को यूरोपियन जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन ने मात दी। सिडनी में खेले जा रहे एशिया सीरीज के 5वें टेस्ट का आज चौथा दिन है। पहली पारी में 183 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड का संघर्ष जारी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने 163 और स्टीवन स्मिथ ने 138 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को सिडनी में खेले जा रहे एशिया सीरीज के चौथे दिन की सुबह चोट लग गई। दाईं जांघ में चोट लगने के बाद स्टोक्स को मैदान से बाहर जाना पड़ा। पुरुषों के इंडिया लीग में कल खेले गए मुकाबले में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 3-2 से मात दी। लीग में लगातार दूसरी जीत के साथ ड्रैगन्स की टीम अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है। नोवाक जोकोविच ने एडिलेड इंटरनेशनल से नाम अपना वापस ले लिया है। एडिलेड इंटरनेशनल को ऑस्ट्रेलियन ओपन का वार्म अप टूर्नामेंट माना जाता है। अरीना सबालेंका ने निक कर्गियोस के साथ अपने बैटल ऑफ द सेक्सेस मैच का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस मैच की वजह से सब टेनिस के बारे में बात कर रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन आइवरी कोस्ट ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को खेले गए राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने बुर्किना फासो को 3-0 से मात दी। अल्जीरिया ने अफ्रीका कप ऑफ द नेशंस के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए राउंड ऑफ 16 के मैच में अल्जीरिया ने कॉन्गो को 1-0 से मात दी। स्ट्रासबर्ग के मैनेजर लियास रोसेनियर ने चेल्सी का मैनेजर बनने के लिए मौखिक सहमति दे दी है। 41 वर्षीय रोसेनियर एंजो मोरेस्का का स्थान लेंगे। एंटोइन सेमेन्यो ने मैनचेस्टर सिटी में जाने की प्रक्रिया शनिवार तक पूरी हो जाएगी। सेमेन्यो को सिटी में जाने से पहले मेडिकल करवाना होगा। और सुपर कोपा डे एस्पाना में सेमीफाइनल में आज बार्सिलोना का सामना एथलेटिक बिलबाओ के साथ होगा। इस मैच की विजेता का सामना 11 जनवरी को होने वाले फाइनल में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड से होगा। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।